हम सभी ने आरबीआई ट्रांसफर्स सरप्लस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह हेडलाइन आप सभी ने अखबारों में देखा होगा, टीवी में सुना होगा। यह उन चंद खबरों में से है, यह उन सेलेक्टिव हेडलाइंस में से है जो हमारे यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें फैक्ट्स भी है और कंसेप्ट्स भी है। आइए इसको हम समझते हैं कि आरबीआई सरप्लस है क्या, कितना है, कहां से होती है आरबीआई को इतनी कमाई। 23 मई, आप इसमें देख सकते हैं, 23 मई 2025 को आरबीआई ने यह अनाउंसमेंट किया कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने भारत सरकार को 2,68,590 करोड़ रुपीज यानी कि 2.69 लाख करोड़, इसको और अगर चेंज करना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली 2.7 ट्रिलियन रुपीज। तो ये राशि जो है आरबीआई ने सरकार को हैंड ओवर दिया। जाहिर है काफी बड़ी राशि है और यह सबके नजर में आना है। और यह साथ में यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर आता है कि इतनी बड़ी राशि, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये इसलिए है कि ये जो आप 2.7 ट्रिलियन रुपीस का अमाउंट देख रहे हैं, यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। ये याद रखिएगा, एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। अब आपको यहां समझना होगा कि 2023-24 में यह राशि जो है 1 ट्रिलियन रुपीज था, यानी कि 2.1 लाख करोड़ रुपया था। तो जाहिर है कि ये अपने पिछले वर्ष से कितना ज्यादा है, 27%, 27% ये ग्रो किया है। तो और ये अगर आप 2000 ये 23-24 का देख रहे हैं ना, अगर आप 2022-23 का देखिएगा तो उसमें पता है ये आरबीआई का सरप्लस कितना था। ये था केवल 87,420 करोड़ रुपया, बस इतना ही था। जो कि ये आप देख रहे हैं, एक साल में 87,000 से बढ़कर 2.1 लाख हुआ और 2.1 लाख करोड़ से ये बढ़कर 2.7 लाख करोड़ हो गया। अब यहाँ पर एक रुचि ये जगती है और एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई का जो इनकम है उसके सोर्स कौन कौन से हैं। तो आइए ये मेंस में भी आपको काम आएगा और पीटी में भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए आरबीआई का जो मेन कमाई जो है उसको एक टर्म से इंडिकेट करते हैं, इसको कहते हैं सेनियोरीज। सेनियोरीज जो है ये इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ अ करेंसी एंड द कॉस्ट इट टुक टू प्रोड्यूस दैट करेंसी। इसमें सिंपल सा बात है कि आरबीआई को तो हम नोट पर छपे हुए आरबीआई से ही जानते हैं। आरबीआई से हमारा तो एज ए सिटीजन जो है कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। वो जो नोट जो आरबीआई छापता है, उस नोट के छापने में और मार्केट तक लाने में आरबीआई को भारी कमाई होती है। क्योंकि अब हम जानते हैं कि अब जो करेंसीज होते हैं
वो टोकन करेंसीज होते हैं, पेपर करेंसीज होते हैं। अगर 100 रुपया का नोट अगर वो जारी कर रहा है आरबीआई और किसी बैंक को देता है, जाहिर है कि हमको आपको डायरेक्ट तो देगा नहीं, वो किसी बैंक को ही देगा। और जब किसी बैंक को देता है तो वो बैंक तो उसको 100 रुपया देकर ही खरीदता है। और आरबीआई का इस 100 रुपया का नोट छापने में लागत जो है काफी कम आती है। तो क्या होता है, इसको प्रॉफिट होता है। और ये जो इसी को, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, इसलिए इसको प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं कहकर इसको सरप्लस कहा जाता है। ठीक है। तो ये एक तो सेन्योरिज जो है ये कमाई का साधन है, यानी कि नोट छाप कर मार्केट में सर्कुलेट करना, ये एक आमदनी का जरिया है आरबीआई का। अब आते हैं, आप भी जानते हैं कि हमको और आपको अगर लोन का जरूरत होगा तो कमर्शियल बैंक में जाएंगे। लेकिन वो कमर्शियल बैंक्स जो हैं, अगर उनको लोन की जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे आरबीआई में। ठीक है। आरबीआई ही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देती है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, और जो लोन देती है उस पर वो इंटरेस्ट भी लेती है, वो ब्याज लेती है, और उससे उसकी कमाई होती है। तो दूसरा नंबर का कमाई ये हुआ। इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर देखते हैं तो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उन पर जो है आरबीआई खरीदती है, इंटरेस्ट लेती है, बेचती है। तो ये सारा काम जो है इससे जो है, और इसमें आप देखिए जो करेंसी जो फ्लक्चुएट होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी सब जो एक्सचेंज होता है, तो उसमें फ्लक्चुएशंस आता है, तो वो सारा प्रॉफिट जो है आरबीआई को ही जाता है। इंटरेस्ट ऑन रूपी सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जरूरी हो जाता है कभी कभी, या और भी जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं। और दूसरा एलएएफ और एमएसएफ। तो एलएएफ और एमएसएफ का अगर हम ये करें तो एलएएफ का मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड। ये ऐसे भी आपको पीटी के लिए याद रखना चाहिए। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, एलएएफ। और दूसरा होता है एमएसएफ, मार्जिनल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए पीटी में क्या करेगा, फैसिलिटी, पीटी में क्या करेगा, इसी को फंड बनाकर दे देगा, फैसिलिटी बनाकर दे देगा। अब इसी में कहेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो आपको याद रखना है कि ये फंड नहीं है, फैसिलिटी है। ठीक है। इस इसके माध्यम से भी आरबीआई पैसा कमाती है। अब देखते हैं सोर्स ऑफ इनकम, तो देख लिए। अब देखते हैं कि इसको कहाँ से कहाँ खर्च होता है इसका। तो खर्च होता है जैसे कि पूरे कंट्री के इकोनॉमिक सिनेरियो को और इकोनॉमिक कंडीशन को स्मूथ रखने के लिए उसकी जो जिम्मेवारी है वो किसको है, वो आरबीआई को है। तो उसके लिए एक कंटिंजेंसी रिस्क बफर सीआरबी रखा गया है, और उसके लिए एक अमाउंट फंड की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि वो किसी भी आकस्मिक कोई रिस्क होता है, आकस्मिक रिस्क से वो इस निधि से उसमें हेल्प करता है। इसी के साथ साथ एसेट डेवलपमेंट फंड में भी वो कई वित्तीय संस्थाओं को, अब जैसे कि मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है किसी का, तो अपग्रेडेशन के लिए वो पैसा देगा। तो ये सारा चीज में भी पैसा इसका खर्च होता है। ऑपरेशनल कॉस्ट इसका आता है, अपने एम्प्लॉयज हैं, खर्च है।
तो ये सारा चीज में इसका खर्च जाता है। तो एक तो आप देख ही रहे हैं कि अ, आमदनी ज्यादा दिखाई पड़ता है, खर्च इसका कम दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं कि प्रावधान क्या है। प्रावधान में है कि जो आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, जिसके तहत यह संचालित होता है, उसके सेक्शन 47 में, यानी 47 सेक्शन में ये प्रोविजन किया गया है कि आफ्टर द आरबीआई हैज मेड प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब बहुत सारा डेट जो लोन ये देता है, हो सकता है उसमें, या फिर बैंक्स, अब जैसे कि अभी यूको बैंक में 6,000 से ज्यादा, 6,000 करोड़ से ज्यादा राशि का हेर फेर का खबर आया है। सुबोध कुमार गोयल पर एफआईआर वगैरह भी हुआ है। अब उसी तरह से आपने पीएनबी के बारे में सुना होगा। तो वो अब फिर उसमें क्या होता है कि आरबीआई को पैसा देना पड़ता है, आरबीआई को हेल्प देना पड़ता है, नहीं तो पूरा बैंक ही डूब जाएगा, और भी जो इसके जो हमारे आपके जैसे कस्टमर्स हैं उनका पैसा खत्म हो जाएगा। तो वो सारा चीज इसका, एक तो वो सब चीज को अगर वो मैनेज कर लेता है, वो सब माइनस करने के बाद, और जो भी बफर फंड्स वगैरह जो रखता है, जो बैलेंस बचता है वो सरकार को पे किया जाएगा। ये किसमें दिया हुआ है? आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 47 में। तो इसी के तहत ये दिया जाता है। हालांकि आपको याद होगा 2018 में एक विवाद भी इससे लेकर, इससे संबंधित जो है विवाद भी हुआ था। विवाद ये था कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे, विरल आचार्य, विरल आचार्य, और उस समय के गवर्नर थे, आपको याद होगा, उर्जित पटेल। इन लोगों ने अ, इस सरप्लस को थोड़ा रेगुलेट करना चाहा। इसमें, इसके संबंध में एक अभी किताब छपी है, जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग ने अपने बुक, उनका, उनकी जो बुक है वो है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। इसमें जो है उन्होंने लिखा है कि इन अ मीटिंग विथ द आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, पीएम मोदी told Mr. Patel that he was like a snake who sits over hoard of money, who sits over a hoard of money। और इसी के बाद में इन दोनों ने रिजाइन किया था। इसी के बाद, इसी के करीब करीब ठीक समय, जो फॉर्मर गवर्नर थे विमल जालान, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी ने तय किया कि आरबीआई के लिए एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बनाना है, और जिसके तहत सीआरबी के साइज को जो है तय किया जाएगा। सीआरबी आपको बताया ही कि यहाँ पर जो ये होता है, सीआरबी को मेंटेन करने के लिए कंटीजेंसी रिस्क बफर जो होता है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक साइज उसका तय करना होगा। अब इसी के तहत विमल जालान की जो कमेटी थी, उसी ने अनुशंसा की थी कि इसके साइज को जो है समय समय पर चेंज किया जाएगा, और उसी के अनुसार इसको घटाया या बढ़ाया जाएगा, और सरप्लस जो है वो सरकार को दिया जाएगा। अब इसमें जो है ये हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि अभी जो ये सरप्लस दिया गया 2024-25 के लिए बताए शुरू में, तो इसके लिए सीआरबी जो है वो कितना था? 7.5%। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बैक जाते हैं तो 2023-24 में
यह 6.5% ये परसेंट था। 2022-23 में अगर देखा जाए तो यह 6% था। तो अलग अलग समय में अलग अलग रहता है। अभी का हमको याद कर लेना चाहिए, मान लीजिए पीटी मेंस कहीं भी जरूरी हो ये आएगा, ठीक है। तो और इसकी जो समीक्षा है पूरे इस सिस्टम का, वो 5 वर्ष पर समीक्षा करने के भी बाद ये की गई है। तो ये जो है इस ढंग से आरबीआई अपना जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और इससे जो है सरकार क्या करती है कि अपना अ, जो डिफिसिट है, कई तरह के फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको ठीक करती है, और फिर इकोनॉमी में सुधार आता है। तो ये स्थिति है। और इसमें हम लोग क्या समझे कि आरबीआई का सरप्लस क्या होता है, आरबीआई के आमदनी के सोर्स क्या है, आरबीआई के खर्च क्या है, और सरप्लस से रिलेटेड प्रावधान क्या है। और इसमें हम ये भी समझे कि इससे संबंधित विवाद क्या हुए थे, और विमल जालान कमेटी की अनुशंसा कितनी महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले के लिए। ठीक है, थैंक यू।